जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है पवन और आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12 केमिस्ट्री का काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। सो आज का क्लास आप सभी क्लास 12 वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज अब आप सबकी जो बोर्ड एग्जाम है वो भैया काफी ही ज्यादा नजदीक आ रही है। आपके आंख के सामने दिख रही है कि अरे भैया मेरा बोर्ड एग्जाम तो आ रखा 7 दिनों बाद, ठीक है। केवल 1 वीक का टाइम बचा है आप सभी के सामने और इसी एक सप्ताह में आपको काफी ज्यादा रगड़ के मेहनत करना है अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए, ठीक है। तो आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होगी। बाकी बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने, लेकिन पहले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एकदम छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो एंड साथ में अपने इस फिजिक्स वाले भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, ताकि सबको जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में कौन अनुषंख्य गुण नहीं है, ठीक है। दरअसल अनुषंख्य गुण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बट यहां पे आप सभी को दिख रहा होगा मॉलिक्यूलर नंबर प्रॉपर्टीज। जी हां, बिकॉज यहां पे क्या किया गया है, यहां पे भैया गूगल ट्रांसलेटर का यूज किया गया है, जिसके वजह से एज इट इज चीजें आपकी कॉपी पेस्ट हो रखी है, ठीक है। यानी कि अनुषंख्य गुणधर्म को वैसे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे अकॉर्डिंग टू हमारा जो सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू जो चीजें है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे। लेकिन भैया यहाँ पे जो आपका गूगल है ना, वो क्या कर लिया है, जो हमारा कंपाइलर के एक भांति काम करता है हमारा गूगल, ठीक है। तो वो क्या कर लिया है भैया, यहाँ पे अणु देखा यानी कि मॉलिक्यूलर, संख्य देखा यानी कि नंबर, गुण देखा यानी प्रॉपर्टी, तो वही चीजें एज इट इज आपकी हो रखी है, ठीक है। बट कोई नहीं, हम लोग समझ सकते हैं, ये भी आपका कहीं गलत नहीं है। आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो और मॉलिक्यूलर नंबर प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो, तो वैसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी हम लोग क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में कौन अनुषंख्य गुण धर्म नहीं है, ठीक है। तो किसी भी विलेन का जो आपका अनुषंगिक गुणधर्म होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? 4 प्रकार के होते हैं, आप सभी याद रखना। जिसमें से पहला आपका परासरण दाब, दूसरा क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा हिमांक का अवनमन। लेकिन जो वाष्प दाब होता है ना, ये आपका किसी भी विलेन का आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो भैया आपने तो बोला कि 4 हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला चीज आपने देख लिया, परासरणी दाब होता है, क्वथनांक का उन्नयन होता है, हिमांक का अवनमन होता है, और ये जो आपका चौथा होता है वो आपका होता है वाष्प दाब का अवनमन, ठीक है। वाष्प दाब का अवनमन। तो याद रखना भैया, वाष्प दाब का अवनमन हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, ना कि हमारा वाष्प दाब, ठीक है। चलो जी, बाकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है, वो अपना देख लेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कुहासा कोलाइडी विलयन में, यानी कि जो आपका फॉग होता है इन कॉलिडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा भैया, बताना चाहूंगा, जो आपको कोलाइडी विलयन होता है उसमें 2 हमारे एज अ टर्म होते हैं। वो टर्म क्या होते हैं आपके? एक परिक्षेपित प्रावस्था होती है, दूसरा आपका परिक्षेपण माध्यम होता है। ये 2 चीज होती है आपके कोलाइडी विलयन में। तो वहां पे जो गेम होता है ना, वही होता है ठोस द्रव गैस, किसमें ठोस है, ठोस में द्रव है, द्रव में गैस है। तो ये वाली जो चक्कर होती है, ये वाली जो गेम होती है, वो आपको देखने को मिलती है कहां पे भैया? कोलाइडी विलयन में, ठीक है। बाकी क्वेश्चन क्या है हमारा कि कुहासा कोलाइडी विलयन में क्या होता है? सिंपल सा बात है, जो हमारा कुहासा होता है, कुहासा इन द सेंस कि कुहासा तो आप सभी समझते होंगे ना, अभी फिलहाल ठंडी का ही सीजन चल रहा, तो जो सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम में आपको दिखता होगा, जो आपने अपने लैंग्वेज में बोलते हो उसे कुहासा, ठीक है। तो भैया वही चीज पूछ रहा कि उसमें क्या होती है, द्रव कण में गैस परिक्षेपित रहते हैं, या फिर गैसीय कण में द्रव परिक्षेपित रहते हैं, या फिर ठोस कण द्रव में परिक्षेपित रहते हैं, या फिर ठोस कण गैस में परिक्षेपित रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने कि जो गैसीय कण होते हैं ना, वो भैया आपके द्रव में परिक्षेपित होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड नंबर, कि निम्नलिखित में कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेमी परमेबल मेंबर, ठीक है। तो बाकी आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पास थ्रू सेमी परमेबल मेंबर, ठीक है। बट एक चीज निकल पाते हैं, पर यहाँ पे नहीं होना चाहिए था एक्चुअली, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं? हाँ, यहाँ पे पर नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो भैया अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं केवल विलायक के अणु, यानी कि केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 4 नंबर, कि जो आपका मोल लता होता है, ठीक है, सॉरी मोल लता है यहाँ पे, तो जो आपका मोल लता होता है उसे हम लोग किस चीज से व्यक्त करते हैं? यानी कि जो हमारा मोलालिटी होता है, ठीक है, जो हमारा मोलालिटी होता है उसको हम लोग किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, एज अ किस चीज के फॉर्म में? यानी कि एक तरीके से बोला जाए तो उसका यूनिट आपसे पूछा जा रहा है, मात्रक आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जो आपका मोल लता होता है, इसे हम लोग ग्राम प्रति लीटर में तो नहीं दिखाते हैं, मोल प्रति लीटर में भी नहीं दिखाते हैं, इसे हम लोग शो करते हैं मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है, यानी कि मोल प्रति केजी। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाने वाला है, ठीक है, 100
प्लस में 10% भी ऐड कर लो तो 110% आपका सही होने वाला है, ठीक है। चलो जी, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप सभी के सामने कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की जो इकाई है वो क्या होती है, यानी कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। तो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो आपका अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है, मैं यहाँ पे बात नहीं करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए मैं बात नहीं करता हूँ, इसे अगर मैं साइड करता हूँ और अगर मैं आपसे केवल पूछता हूँ कि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है वो क्या होती है, ठीक है, या फिर उसका फॉर्मेट ही मुझे बता दो, तो उसका जो फॉर्मेट होता है ना वो होता है भैया मोल का पावर 1 - n, ठीक है, और उसके बाद आपका होता है लीटर का पावर n-1 और उसके बाद आपका होता है सेकंड इनवर्स। तो भैया चलो फॉर्मेट तो मुझे समझ में आ गया, बट यहाँ पे कुछ डाउट है। वो डाउट क्या है कि भैया जो n दिखा रहे हो ना, ए एक्चुअल में है क्या? तो यही आपका वो नंबर है। कौन सा नंबर है? जैसे यहाँ पे तुमको दिख रहा है ना, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, तो वही जो तुम्हारा नंबर है ना, वही वैल्यू हम यहाँ पे n के जगह पे पुट करने वाले हैं और फाइनल हमें मिल जाएगा भैया। अगर बात करें प्रथम कोटि का तो प्रथम कोटि का मिल जाएगा, जीरो ऑर्डर का पूछे तो जीरो ऑर्डर का मिल जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर वही हो गया ना प्रथम कोटि, बट कोई नहीं। तो यहाँ पे हमसे अभी फिलहाल पूछा जा रहा है प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक की जो इकाई होगी वो क्या होगी, तो यहाँ पे n की जगह हम लोग पुट करने वाले हैं 1, राइट। तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल, ठीक है, और 1 - n की जगह भी 1, लीटर n की जगह 1, तो 1 - 1 और बाकी आपका सेकंड इनवर्स ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताओ, तो मोल का पावर क्या हो जाएगा? फिर जीरो हो जाएगा। तो कोई भी टर्म का पावर अगर आपका जीरो होता है तो उसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1, समझ गए? तो 1 × 1 और इंटू में सेकंड इनवर्स, तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भैया सेकंड इनवर्स, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। कहां पे दिख रहा है जी? ऑप्शन नंबर बी में। तो आप सभी के सामने बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 6 कि सांद्रण इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र होती है, ठीक है, यानी कंसंट्रेशन यूनिट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा कौन सा इकाई बोलना सही नहीं रहेगा, यहां पे बोलना सही रहेगा कैसा, ऐसा कौन सा क्वांटिटी है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा क्वांटिटी है जो कि भैया आपका तापक्रम से स्वतंत्र, तापक्रम से स्वतंत्र इन द सेंस कि अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अगर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो या फिर टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो, यानी कि जो तुम ताप होता है तुम्हारा, ताप को बढ़ाते हो घटाते हो, लेकिन वो क्वांटिटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो वही क्वांटिटी आपको फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चारों में से कोई एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके ऊपर अगर तुम ताप को बढ़ाते हो घटाते हो तो भैया इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, बोलता है तुम भैया अपना काम करते रहो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो वो आपका होता है मोलालिटी, यानी कि मोललता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने 100% सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 7 नंबर जी कि विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है, यानी कि द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज, यानी कि जो आपका विशिष्ट चालकता होता है इसका इकाई क्या होता है। तो भैया इसकी इकाई को हम लोग किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, तो हम बताते हैं आपको क्लियर फॉर्मूला के थ्रू, ठीक है। मैं ऐसा ही नहीं बताऊंगा कि हाँ भैया यहाँ पे हो जाएगा चीजें, नहीं, मैं आपको फॉर्मूला के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। तो विशिष्ट चालकता को समझने से पहले आप एक बार समझो विशिष्ट प्रतिरोध को, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध जिसे आप प्रतिरोधकता भी बोलते हो, ठीक है, इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। तो मैं आरईएस से शो करता हूँ यहाँ पे फिलहाल, ठीक है, रेसिस्टिविटी बोलते हैं इंग्लिश में इसे, ठीक है। तो भैया जो आपका विशिष्ट चालकता होता है ना, वो विशिष्ट प्रतिरोध का इनवर्स होता है। मेरे कहने का मतलब फिर से सुनो, जो आपका विशिष्ट चालकता होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध का इनवर्स होता है, यानी कि उल्टा होता है, ठीक है। अगर मैं कुछ देर के लिए अगर मैं विशिष्ट चालकता को शो करूं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं भैया विशिष्ट प्रतिरोध, तो साथ में हम लोग दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला कि भैया विशिष्ट चालकता जो होती है वो तुम्हारी विशिष्ट प्रतिरोध का इनवर्स होता है, उल्टा होता है। तो अगर मैं कुछ टाइम के लिए विशिष्ट चालकता को अगर मैं शो करता हूं जी से, ठीक है, मैं जी से शो कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे एग्जैक्ट वैसा कोई रहता नहीं है कि किसी भी क्वांटिटी को तुम इस चीज से ही शो कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे जी से शो करता हूँ, ठीक है, या फिर जी हटा दो, एक्स से मैं शो करता हूँ, ठीक है। जो तुम्हारा विशिष्ट चालकता होता है इसे मैं शो करता हूं एक्स से। तो भैया इसका रिलेशन कैसे बनेगा विशिष्ट प्रतिरोधकता के साथ, और अगर मैं इसे शो करूं आर से, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर से मैं शो करता हूं, तो भैया कुछ इस टाइप का रिलेशन बनने वाला है, करेक्ट। एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा? विशिष्ट चालकता हो जाएगा, आर तुम्हारा विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। मैंने क्या बोला, इन दोनों के बीच में उल्टा रिलेशन होता है। तो उल्टा रिलेशन हुआ तो अगर तुम इसकी वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो इसका वैल्यू डिक्रीज करेगा, इसके वैल्यू को डिक्रीज करोगे तो इसका वैल्यू इंक्रीज करेगा। समझ के चीजें, तो तुम यहां से इसका मात्रक को फाइंड कर सकते हो, इसकी यहां से इसकी इकाई को फाइंड कर सकते हो, इकाई मात्रक सेम ही चीज होता है, ठीक है। तो वो किस तरीके से, वो मैं आपको बता रहा हूं। अब भैया यहाँ पे क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। अब इसका मात्रक तो आपको पता होना चाहिए, प्रतिरोधकता का मात्रक फटाक से बताओ क्या होता है। तो आप सभी बोलोगे भैया ओम इंटू मीटर या फिर ओम इंटू सेंटीमीटर ले लो, क्योंकि यहाँ पे तो लंबाई की चीजों को शो करनी है ना, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ले सकते हो तुम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मान लिया इसका मात्रक ओम इंटू मीटर, मैंने क्या माना यहाँ पे होता ही है इसका मात्रक, ठीक है, तो ओम इंटू सेंटीमीटर, ओके जी। अब यहाँ पे भैया एक्स का, यानी कि हमको विशिष्ट चालकता की इकाई चाहिए ना, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में ओम इंटू सेंटीमीटर, ठीक है।
भैया सिंपल सा बात है, नीचे वाली चीजों को तुम ऊपर भेजोगे तो इसका पावर माइनस में हो जाएगा, यानी कि ओम इनवर्स हो जाएगा और तुम्हारा सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। तो यही तुम्हारा मात्रक होता है विशिष्ट चालकता का, क्या, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि वैद्युत अपघटन की क्रिया कैथोड पर होती है। आई थिंक ओके, ठीक है। तो डज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस टेक प्लेस ऑफ कैथोड, यानी कि कैथोड की जगह क्या होती है चीजें। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया जो आपका पॉजिटिव होता है वो आपका एनोड कहलाता है, जो आपका नेगेटिव होता है वो आपका कैथोड कहलाता है। लेकिन मैं बोलूंगा कि भैया धनात्मक ऋणात्मक चीजों को समझ के तुम ये नहीं बता सकते हो कि ये आपका कैथोड है या फिर ये आपका एनोड है। वो कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं बात करूं विद्युत अपघटनी सेल की, ठीक है, ये चीज मैं अलग से बता रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन रिलेटेड हमारा ऐसा नहीं है, क्वेश्चन का इससे कोई भी कनेक्शन नहीं है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ समझने के लिए, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत जगह काम आने वाली है। ट्वेल्थ से अगर बाहर जाओगे ना तो भी ये चीजें काम आने वाली है, ठीक है। तो जो आपका विद्युत अपघटनी सेल होता है ना, ठीक है, इसके अंदर तुम्हारा एनोड होता है पॉजिटिव और जो तुम्हारा कैथोड होता है वो होता है नेगेटिव। लेकिन अगर तुम जाते हो विद्युत रासायनिक सेल में, विद्युत रासायनिक सेल में, ठीक है, जिसे हम लोग गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, तो इसके अंदर तुम्हारा एनोड हो जाएगा निगेटिव और कैथोड हो जाएगा पॉजिटिव। अभी क्या बात हुआ। तो जी हाँ, अब यहां से बोल सकते हो, अब तुम कंफर्मेशन कर सकते हो इस चीज के का कि हाँ भैया एनोड आपका पॉजिटिव होता है, कैथोड आपका नेगेटिव हो सकता है। तो भैया ये जो चीजें है ना, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, ठीक है, तो आप इस चार्ज की मदद से तुम नहीं बता सकते कि हाँ कौन एनोड है कौन कैथोड है, बिकॉज दोनों की अलग अलग, कोई भी अलग अलग केस में अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। तो तुम इस तरीके से पता कर सकते हो कि एनोड हमारा क्या है, कैथोड हमारा क्या है। तो एक चीज तुम याद रखना, एनोड पे हमेशा जो काम होता है वो तुम्हारा होता है ऑक्सीडेशन का, यानी कि ऑक्सीकरण का, ठीक है, ऑक्सीकरण का काम होता है एनोड पे, ठीक है। लेकिन बात किया जाए कैथोड का तो यहाँ पे होता है रिडक्शन। क्या होता है जी, रिडक्शन, यानी कि अवकरण, ठीक है, अवकरण। तो ये सब चीजें तुम इस तरीके से पता कर सकते हो कि हाँ जी भैया, अब सेल कोई और हो, सिचुएशन कोई सा भी हो, केस कोई सा भी हो, एनोड पे जब भी होगा भैया ऑक्सीडेशन का काम ही होगा, कैथोड पे जब भी होगा रिडक्शन का काम ही होगा। तो तुम इस तरीके से याद कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि कैथोड पर क्या होता है, तो वही है ना, रिडक्शन, यानी कि अवकरण। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें याद रखोगे। चलो जी, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो सिंपल सा, जहां देखे तो हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये हमारे क्या होते हैं, ईंधन होता है, ठीक है, तो यानी कि ईंधन सेल। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 10 नंबर कि कौन द्वितीयक सेल होता है, यानी कि कौन सेकेंडरी सेल है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप सभी को बताना है। तो चलो जी, एक चीज मैं आपसे यहां से पूछता हूं कि भैया सेकेंडरी सेल का मतलब क्या होता है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। तो अभी का जो समय है ना, एक वीक के बाद तो आपका एग्जाम है, तो अभी का जो टाइम है ना, उस टाइम में जितना ज्यादा हो सके चीजों को समझ सकते हो समझ लो, ठीक है, बिकॉज हर एक छोटी चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। तो जो आपका प्राइमरी सेल होता है, अगर इसको हमने एक बार यूज किया, अगर इसको हमने एक बार यूज किया तो याद रखना इसे हम लोग रिकवर नहीं कर सकते, रिकवर इन द सेंस ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसे हम लोग वापस से यूज में नहीं ला सकते, वापस से यूज में नहीं ला सकते, ठीक है। जो आपका सेकेंडरी सेल होता है, इसको अगर हमने एक बार यूज किया तो इसे हम लोग वापस से क्या कर सकते हैं जी, वापस से यूज में ला सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा बात हुआ। अब भैया प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल कुछ ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है क्या, ज्यादा तो नहीं हो रही होगी आई थिंक, बट कोई नहीं, ध्यान से समझो फिर से। अगर एक बार कोई भी बैटरी को आपने यूज किया तो आप उस बैटरी को वापस से यूज नहीं कर सकते हो, वो आपका प्राइमरी सेल कहलाता है। दूसरा अगर बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी सेल की, तो अगर आपने कोई भी सेल को यूज किया तो वापस से उसे आप यूज कर सकते हो चार्ज करके, ठीक है। तो भैया जैसे अगर आपका बात करा जाए फोन का बैटरी, ठीक है, फोन का बैटरी, फोन का बैटरी मैं पीबी से शो करता हूं, ठीक है, या फिर ऐसे में लिख दूं ना, बैटरी ऑफ, ठीक है, बैटरी यहाँ पे सही नहीं रहेगा, सेल लिखना सही रहेगा, ठीक है, सेल ऑफ फोन, ठीक है, यानी कि सीओपी से मैं शो करता हूँ, सेल ऑफ फोन, यानी कि जो फोन का तुम्हारा सेल होता है, अगर भैया अगर मान लो ये तुम्हारा बंद हो जाता है, ठीक है, अगर मान लो तुम्हारा चार्ज खत्म हो गया, ठीक है, बंद हो गया, फोन हो गया तुम्हारा स्विच ऑफ, तो इससे तुम क्या कर सकते हो, वापस से चार्ज करके इसे यूज में ला सकते हो, राइट। तो जो तुम्हारा फोन का बैटरी होगा वो आएगा सेकेंडरी सेल के अंतर्गत, ठीक है, जो तुम्हारा फोन है ना वो सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर वही बात कर लिया जाए भैया, टॉर्च हो गया आपका, टॉर्च में जो इस तरीके की जो बैटरी लगती है, ठीक है,
अगर उसे हमने एक बार यूज कर लिया, वो काफी टाइम तक चलेगा, काफी टाइम तक चलेगा। देन उसके बाद जब उसकी जो पावर होगी, उसकी जो कार्य करने की क्षमता होगी, अगर वो खत्म हो जाती है तो तुम भैया उसे वापस से चार्ज करके उसे यूज में नहीं ला सकते हो, तो वो तुम्हारा आएगा प्राइमरी सेल के अंतर्गत। ठीक है, तो यही सब चीजें होती है। बाकी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन द्वितीयक सेल है। द्वितीयक सेल का मतलब मैंने आपको समझा दिया, वापस से उसे हम लोग चार्ज करके यूज में ला सकते हैं, तो वो आपका होता है लेड स्टोरेज बैटरी, यानी कि लेड स्टोरेज बैटरी इंग्लिश में भी वही बोलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 11 नंबर कि जल में H2Cl2 तुम्हारा बन रहा है 2HCl। ठीक है, सूर्य प्रकाश की अभिक्रिया, सूर्य प्रकाश में अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। अब भैया एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, जो भी अभिक्रिया, जो भी रिएक्शन, अगर वो भैया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है तो उसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा जी, जीरो होगा, शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाने वाला है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर कि निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। हमने देख लिया ना जी पीछे, सेकंड इनवर्स होती है। ठीक है, सेकंड इनवर्स किस चीज का मात्रक होता है, सेकंड किस चीज का मात्रक होता है, टाइम का ना, तो टाइम इनवर्स। ठीक है, तो चीजें कंफ्यूजन कर रही है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है आपको। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध जीवन काल में क्या संबंध होता है। भैया एक चीज तुम ध्यान देना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, जिसे अगर मैं केवन से सो करूं, ठीक है, तथा अर्ध जीवन काल में क्या संबंध होता है वो याद रखना, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन में के होता है। बट यहाँ पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया को केवन से शो करता है, तो केवन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 14 नंबर कि आर्हेनियस परिकल्पना के अनुसार अभिक्रिया का जो वेग है वो कब बढ़ता है। सिंपल सा बात है, अभिक्रिया का वेग कब बढ़ेगा, तो तापक्रम को बढ़ने से। ठीक है, तापक्रम को बढ़ाने से, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि आर्हेनियस समीकरण आपका दे रखा है, वेग स्थिरांक कहते हैं। भैया जो आपका आर्हेनियस समीकरण है उसको वेग स्थिरांक कहते हैं बहुत निम्न ताप पे, नियत ताप पे, शून्य सक्रियण ऊर्जा पे, या फिर अभिक्रिया के मिश्रण के कथ्य पे। ठीक है, तो भैया यहाँ पे जो आपको टी दिख रहा है ना, यहाँ पे जो आपको टी दिख रहा है ना, ये आपका टेम्परेचर है, और ये जब भी आपका आर्हेनियस समीकरण का जो वेग स्थिरांक होगा वो आपका नियत ताप पे ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का वैल्यू क्या होता है। तो अभी हमने देखा कि भैया क्या होता है जी, टी हाफ का वैल्यू क्या होता है 0.693 अपॉन में के। ठीक है, तो टी हाफ आपका क्या है, अर्ध जीवन काल है। ठीक है, अर्ध जीवन काल, और जो आपका के है, अगर केवन से शो करूँ, के से शो करूँ, तो वो आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, मांड विधि द्वारा कौन से धातु को हम लोग शुद्ध कर सकते हैं। मांड विधि द्वारा कौन धातु शुद्ध है या फिर शुद्ध होता है, तो निकेल, याद रखना निकेल, यानी कि विच मेटल इज प्योर बाय मांड मेथड। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर की द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है। मैंने आपको बोला कि भैया जो आपका कोलाइडी विलयन होता है, जो आपका कोलाइडी सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर दो चीजें होती है, दो टर्म होते हैं, परिक्षेपण माध्यम और दूसरा परिक्षेपित प्रावस्था। ठीक है, तो द्रव में द्रव, यानी कि जब परिक्षेपण माध्यम भी द्रव रहे और जब परिक्षेपित प्रावस्था भी हमारा द्रव रहे, तो इसमें जो बनने वाली जो चीज होती है वो कहलाती है पायस। पायस, और पायस को तुम ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो ये तुम्हारा कंटेनर है कोई, ठीक है, तो पायस, ठीक है, तुम्हारा पायस तब कहलाएगा, ठीक है, जब इसके अंदर की दोनों चीजें द्रव हो, द्रव, दोनों चीजें द्रव इन द सेंस कि परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित प्रावस्था। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि ठोस पदार्थ पर द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है। ठोस पदार्थ पे द्रव का परिक्षेपण, यानी कि व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लिक्विड ऑन सॉलिड कॉल्ड, उसे हम लोग कहते हैं भैया, क्या कहते हैं जी, जेल कहते हैं। ठीक है, जेल। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 20 नंबर कि भैया दूध किस चीज का उदाहरण है। ठीक है, अब पायस, पायस, पायस का आपने मतलब समझ लिया ना कि भैया परिक्षेपण माध्यम भी द्रव, परिक्षेपित प्रावस्था भी द्रव। ठीक है, तो जो आपका द्रव दूध होता है ना, वो आपका पायस का ही होता है उदाहरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 21 नंबर की हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में एफए उत्प्रेरक के लिए वर्धक का कार्य कौन करता है। भैया एक चीज तो यहां से दो चीजें क्लियर हो रही है आपकी। ठीक है, तीन चीजें क्लियर हो रही है कि हम लोग अमोनिया, जिसका फॉर्मूला होता है आपका NH3, इसका जो निर्माण होता है वो हम लोग करते हैं हैबर विधि के द्वारा। राइट, हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण करते हैं। तो ये चीज, एक चीज अलग क्लियर हुआ, देखो यहाँ पे चीजें कितनी क्लियर हो रही है। तो एक चीज तो आपकी यहाँ से क्लियर हो गई कि भैया जो अमोनिया होता है उसका निर्माण हम लोग करते हैं हैबर विधि के द्वारा। लेकिन किस तरीके से होता है, क्या पूरा प्रोसीजर होता है, क्या पूरा प्रोसेस होता है, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि भैया हैबर विधि से हम लोग किस तरीके से अमोनिया का निर्माण करते हैं। जाओ आप सभी देखो इस वीडियो को। ठीक है, सर्च करना कि हैबर विधि से अमोनिया किस तरीके से बनाते हैं, और ब्रैकेट में लिख देना या फिर साइड में लिख देना फिजिक्स वाले भैया, मिल जाएगा आपको मेरी वीडियो टॉप पे। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि हैबर विधि से हम लोग अमोनिया का निर्माण करते हैं। राइट, उसके बाद चीजों को समझो।
Fe उत्प्रेरक का यूज करते हैं, यानी कि कैटालिस्ट के रूप में हम लोग क्या किस चीज का यूज करते हैं? Fe। लेकिन लोहा का चूर्ण यूज करते हैं, ध्यान देना, लोहा का चूर्ण यूज करते हैं, ठीक है। अब भैया यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है जो कि है वर्धक। वर्धक का कार्य कौन करता है? तो दो चीजें तुम पढ़े होगी, जैसे एक तुम्हारा होता है उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक क्या करता है? जो तुम्हारा उत्प्रेरक होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग कैटालिस्ट बोलते हैं, तो इसके जो कार्य करने की क्षमता होता है, इसके जो कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की जो क्षमता होती है ना भैया, उसको बढ़ा देता है, ठीक है। यानी कि जो तुम्हारा Fe यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं उत्प्रेरक के रूप में, तो इसका जो कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ा देगा तुम्हारा उत्प्रेरक वर्धक। और उत्प्रेरक वर्धक हम लोग यूज करते हैं एमओ को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है भैया। बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली, जैसे हाबर विधि से हम लोग अमोनिया का निर्माण करते हैं। अमोनिया का सूत्र तुम्हारा NH3 होता है, इसमें हम लोग उत्प्रेरक के रूप में Fe का यूज करते हैं, जो कि हम लोग एज अ चूर्ण के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में यूज करते हैं। वर्धक हमारा होता है एमओ। तो ये सब चीजें आप याद रखोगे भाई, बहुत चीजें क्लियर हो रही है। क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है? आई थिंक 7 होती है, थाला फॉर अ रीजन। तो ऑप्शन नंबर ये आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 23 नंबर के, निम्नलिखित में कौन अर्ध पारगम्य झिल्ली से निकल पाता है? तो इस क्वेश्चन को हमने पीछे देख रखा है भैया, केवल विलायक के अणु, केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स या फिर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स बोल लो। तो ऑप्शन नंबर ये आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने भैया 24 नंबर की, निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? ठीक है, तो भैया इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, लेकिन उससे पहले भैया इसका आंसर मैं आपको बता दूं, वो होता है विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट। तो ऑप्शन नंबर ये आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक चीज यहां पे तुम ध्यान देना, इसका मतलब मैं आपको बताता हूं, अब इधर आ जाओ तुम। विद्युत अपघट्य के बारे में बात करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोलाइट एक्चुअल में होता क्या है? ओके, तो भैया इलेक्ट्रोलाइट वैसा चीज होता है, इलेक्ट्रोलाइट तुम्हारा वैसा पदार्थ होता है, अगर मैं उनका मोल्टेन अवस्था लूं, मोल्टेन अवस्था का मतलब आप सभी समझ रहे होगे, पिघला हुआ अवस्था, ठीक है, या फिर मैं उनका जलीय विलयन का अवस्था ले लूं, जिसे मैं एल से सूचित करता हूं, लिक्विड, ठीक है। तो अगर मैं इनका जलीय अवस्था ले लूं, ठीक है, जलीय विलयन की अवस्था ले लूं, या फिर भैया मोल्टेन अवस्था इनका ले लूं, और इन दोनों से होके अगर मैं प्रवाह करता हूं धारा का, तो इनसे होके भैया धारा का प्रवाह हो जाएगा। और अगर धारा का प्रवाह हो जाएगा तो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा, सिंपल सा बात है। और अगर धारा का प्रवाह नहीं होता है, जस्ट इसका अगर उल्टा रिलेशन देखे, तो वो तुम्हारा नन इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? नन इलेक्ट्रोलाइट, जिससे होके हम लोग विद्युत का संचालन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसका जवाब तो हो जाएगा विद्युत अपघट्य। तो ऑप्शन नंबर ये आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस बात पर निर्भर करता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो तुम्हारा वेग स्थिरांक होता है, वो निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? किस बात, मैंने बोल दिया क्या? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड? वो तुम्हारा डिपेंड करता है भैया आई थिंक ताप पे, ठीक है, या फिर हाँ ताप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया यानी कि जो तुम्हारा केमिकल एडसॉर्पन होता है, वो भैया जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है? अनुत्क्रमणीय होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। मैंने दोनों जगह वही चीज बोल दिया, बट कोई नहीं, बहुलीकरण होती है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जो अगर बात करा जाए रासायनिक अभिक्रिया का, तो वो तुम्हारा होता है अनुत्क्रमणीय। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने सही हो जाएगा। लेकिन अगर इसके जगह अगर आपसे पूछता भौतिक अधिशोषण, ठीक है, भौतिक अधिशोषण, तो वो आपका हो जाता है उत्क्रमणीय। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? पायस का यार, ठीक है, इमल्सन का, हमने देखा ना, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर कि निम्नलिखित में किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? तो भैया 28 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक मैंने आप सभी को कोई होमवर्क नहीं दिया, मुझे याद आया। तो इसका जवाब आप सभी को कमेंट करना है। ऑलराइट, चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर की भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो वो तुम्हारा होता है 20 से 40, ठीक है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 30 नंबर की निम्नलिखित में अभिक्रिया में, सॉरी, किसी भी अभिक्रिया में जो तुम्हारा उत्प्रेरक होता है वो क्या करता है? तो वैसे उत्प्रेरक के बारे में तो हमने ऑलरेडी बात कर रखा, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिटेल में थोड़ा बात करने वाले उत्प्रेरक के बारे में, कैटालिस्ट के बारे में। तो एक चीज मैं आपको पहले आंसर बता देता हूँ इसका। जो तुम्हारा अभिक्रिया में उत्प्रेरक होता है वो क्या करता है? अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है एवं घटाता है। वेग को बढ़ा भी सकता है, वेग को घटा भी सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाने वाला है, ठीक है जी। अब ध्यान से समझते हैं हम लोग कैटालिस्ट के बारे में। अगर मैं क्या करता हूं, कोई रिएक्शन कराता हूं, जैसे x प्लस में y कोई अभिकारक है और ये हमें प्रतिफल के रूप में भैया z दे रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कैटालिस्ट का यूज करता हूं, जो इसका मैं नाम दे देता हूं A, ओके जी, मैं यहाँ पे A नाम को कोई कैटालिस्ट का यूज कर रहा हूं, ठीक है, A नाम का मैं कोई कैटालिस्ट का यूज कर रहा हूं। अब ध्यान से समझना, ये जो तुम्हारा कैटालिस्ट है ना, इसको समझने से पहले अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं बिना कैटालिस्ट का काम करता हूं और अगर मान लो A अभिक्रिया अगर पॉसिबल हो पा रही है 10 मिनट में, ठीक है, अगर x प्लस वाई नाम के दो अभिकारक है जो कि मिलके बना रहे जेड नाम का प्रतिफल, और ये जो तुम्हारा रिएक्शन है वो 10 मिनट में हो पा रहा है, और अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं भैया कैटालिस्ट का यूज करता हूं, अगर मैं कैटालिस्ट का यूज करता हूं जिसका मैं नाम दे देता हूं ए, ठीक है, और अगर मैं कैटालिस्ट का यूज करता हूं तो हो सके ए अभिक्रिया 1 सेकंड में भी हो जाए,
या फिर हो सके ये अभिक्रिया तुम्हारा 10 मिनट की जगह 10 घंटा भी लगा दे, ठीक है। तो इसकी जो स्पीड है ना, स्पीड भी वही चीज होती है, सेम ही चीज होती है, स्पीड कह लो वेलोसिटी कह लो, सेम ही चीज होती है दोनों, ठीक है, सेम ही टर्म होती है। तो चाहे तो अभिक्रिया के वेग को एक कम कर देगा, अभिक्रिया को वेग को कम करना मतलब कि भैया ये जो तुम्हारा अभिक्रिया होगा एकदम धीरे 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 होगा, मतलब ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है। और अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना मतलब इसकी जो स्पीड होगा उसको फास्ट कर देगा भैया, फास्ट करेगा तो यानी कि अभिक्रिया जो तुम्हारी है वो जल्दी हो जाएगी, समझ रहे हो ना। चलो जी 31 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्राय निम्नलिखित किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो जो तुम्हारे सल्फाइड अयस्क होते हैं, सल्फाइड ओर्स होते हैं, इनका सांद्रण हम लोग क्या करते हैं भैया, फेन प्लवन विधि के द्वारा हम लोग मुख्यतः करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 32 नंबर कि जर्मेनियम का शोधन किस विधि के द्वारा किया जाता है। वैसे तो मैंने आपको एक होमवर्क दिया ना, एक और होमवर्क दे दूं क्या, बट कोई नहीं, चलो मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जर्मेनियम का शोधन हम लोग किस विधि के द्वारा करते हैं, तो प्रक्षेत्र शोधन, ठीक है, याद रखना प्रक्षेत्र शोधन। तो भैया इसका ऑप्शन नंबर ये आप सभी के सामने सही हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने जी 33 नंबर। अब आएगा थोड़ा मजा, क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से कि डीएनए संरचना में एडेनिन एवं थायमीन के बीच हाइड्रोजन बंध की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। यानी कि जो तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इनके बीच जो संख्या हो, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, किसके बीच में, डीएनए संरचना में तुम्हारे एडेनिन एवं थायमीन के बीच जो तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसकी जो संख्या होती है वो होती है 2, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने जी 34 नंबर की विद्युत स्विचों का निर्माण में प्रयोग होता है, ठीक है। तो विद्युत स्विच जो तुम्हारे होते हैं, जो तुम्हारे इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं, वहां पे हम लोग उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं बैकालाइट का। किस चीज का, बैकालाइट का। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 35 नंबर की कच्चा लोहा यानी कि जो तुम्हारा पिग आयरन होता है उसमें अशुद्धि के रूप में क्या उपस्थित रहता है, ठीक है। यानी कि व्हाट इज प्रेजेंट एज एन इम्प्योरिटी के रूप में जो तुम्हारा पिग आयरन होता है उसके अंदर भैया इंप्योरिटी के रूप में हमारा क्या मौजूद होता है, तो वो तुम्हारा मौजूद होता है कार्बन, ठीक है। कार्बन इंप्योरिटी के रूप में हमारा कार्बन मौजूद होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, 1 सेकंड, 35 तो हमने देख ही लिया जी, ठीक है। बाकी आई थिंक आज के क्लास में इतने ही ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है। और ये जितने सारे भी थे ना वो सारे के सारे भैया पीवाईक्यू थे। और अभी के टाइम में पीवाईक्यू कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको ही पता है, इसकी जो अहमियत है, इसकी जो कीमत है। बिकॉज अब आप सबकी जो बोर्ड एग्जाम है वो 7 डेज बाद यानी कि बोल सकते हो कि 1 वीक के बाद है, ठीक है। तो भैया जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करो स्टडी पे, ओके, पढ़ाई पे। बाकी थैंक यू सो मच आप सभी को यहाँ तक आने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड आफ्टर 1 वीक योर बोर्ड एग्जाम, फाइनल बोर्ड का एग्जाम है आप सभी का 1 सप्ताह के बाद। तो पैसेंस रखो, बिल्कुल भी डरना नहीं है, ऐसा नहीं है कि अरे भैया कैसा जाएगा क्या हो जाएगा, और पैसेंस रखो सही तरीके से, ठीक है। और ऐसा नहीं कि घबराहट के चक्कर में गलती करके आ जाओ जो आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए थी और जिसका पछतावा तुमको हमेशा रहे। तो ऐसी गलती आपको नहीं करके आनी है, पैसेंस रखो एकदम, बिल्कुल एकदम आराम से जाना एग्जाम देने, किसी भी चीज़ का कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। और भैया सही तरीके से देख आओ और मुझे कमेंट करके बताना कि आपका एग्जाम कैसा गया। बट अभी फिलहाल टाइम है 1 वीक, तो पढ़ाई कर लो सही तरीके से, मेहनत कर लो, लेकिन डरना वरना है नहीं एग्जाम से, ठीक है। बिकॉज तुम PWB यानी कि फिजिक्स वाले भैया के स्टूडेंट हो, ठीक है। तो डरना किस बात का वैसे, बट कोई नहीं। एक चीज़ मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा भैया, जितना ज़्यादा हो सके पेपर के क्वेश्चन पे फोकस करो। जो 5 मॉडल पेपर बिहार बोर्ड हमेशा हर एक ईयर लॉन्च करता है उसको तो क्लियर करके ही जाना, ठीक है। और वैसे उसका सोल्यूशन मैंने करा रखा है। और उसके बाद बात करा जाए भैया पेपर, अच्छा मॉडल पेपर तो वही हो गया, चीज़ें ज़्यादा रिवाइज करो, ठीक है। रिकॉल करने की जो भी चीज़ें होती है उनको रिकॉल करो अपने माइंड में वापस से, ठीक है। बाकी आज के लिए इतने रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। और फिलहाल अभी मैं जस्ट इस वीडियो को एंड करता हूँ एंड लगता हूँ फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे यानी कि आपके लिए नए वीडियो लाने पे, ठीक है। बाकी मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव, कीप डूइंग, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच आप सभी को। एंड आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, इस तरीके के मोस्ट हेल्पफुल कंटेंट के लिए। बाकी मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।